हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान विथ JMD में। आज हम इस वीडियो में हिंदी ग्रामर के हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है क्रिया। आज हम लोग क्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस किसी को अभी तक क्रिया के बारे में कुछ नहीं पता, जब आप वह इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद उनके मन में क्रिया के प्रति, क्रिया के लिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन की सभी जिज्ञासा, सभी प्रश्न खत्म हो जाएंगे क्रिया के विषय के बारे में। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते समय बीच में इस वीडियो को छोड़ के जाते हैं या फिर स्किप करते हैं तो जो क्रिया की जो जानकारी है वो आपको पूर्णतः नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी जो काम हो रहा हो या फिर होने वाला हो, जो काम हो रहा हो या फिर होने वाला हो, उसका बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, हंसना, रोना, यहाँ पर सभी चीज में कर्म हो रहा है। यानी पढ़ाई में भी कर्म हो रहा है, लिखाई में भी कर्म हो रहा है, खाने में भी, पीने में भी, हंसने में भी, रोने में भी, यानी इन सब में कर्म हो रहा है या फिर होने वाला है, तो इसलिए ये क्रिया होंगी। आइए इसके उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मीरा पत्र लिख रही है, यानी मीरा क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है, यानी लिखना जो है वो कर्म हो गया। हवा बह रही है, तो बहना जो है वो कर्म हो गया। अमित क्रिकेट खेलता है, अमित क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे खेलना जो है वो कर्म हो गया, यानी काम कर रहा है। वो कौन सा काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है आदि, यानी राम जो क्या है पढ़ रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पढ़ना जो है वो कर्म हो गया, सॉरी क्रिया हो गया, माफ कीजिएगा, क्रिया हो गया। राम क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ना जो है वो क्रिया हो गई। यानी जिस शब्द से किसी काम के करने या फिर उसके होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा के बाद आइए उसके भेदों को भी जान लेते हैं। कर्म या जाति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। ये आगे पीछे भी हो सकता है, यानी एक पे अकर्मक क्रिया भी आ सकता है और सकर्मक क्रिया दो पे भी आ सकता है। इसलिए हम लोग इसके क्रम पे ध्यान नहीं देंगे। अब हम लोग इनकी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जो क्रिया का पहला भेद है सकर्मक क्रिया, उसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। तो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जिस क्रिया में कार्य यानी कर्म का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी दूसरी जगह पड़ता है। कर्ता वो होता है जो काम को करता है। तो जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किसी दूसरी जगह पड़ता है, अर्थात जिसमें कर्म रहता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रतन विद्यालय जाता है, उसने बाघ मारा, वह जाता है, राम खाना खाता है। तो देखते हैं, रतन विद्यालय जाता है, तो इसमें जो जाना हो गया वो उसका जो फल है रतन पे ना पढ़कर किस पे पड़ा? तो विद्यालय पे पड़ा। उसने बाघ मारा,
तो जो मारना जो क्रिया है वो कर्ता पर न पड़ के, उसने पर न पड़ के किस पे पड़ी, तो बाघ पर पड़ी। उसी प्रकार से वह जाता है, यानी कहाँ जाता है, मान लीजिए विद्यालय जाता हो, तो वह जो जाता है वह पर न पढ़कर उसका जो फल है वो किसको मिला, वो मिला जो जहाँ पे वो जाता है। उस तरह राम खाना खाता है, तो जो खाना जो क्रिया है वो राम पे ना पढ़कर किस पे पड़ी, तो खाने पे पड़ी, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। देखिए, जो अकर्मक क्रिया है वो जो पहली क्रिया थी सकर्मक क्रिया, उससे बिल्कुल ही विपरीत है, यानी बिल्कुल ही उल्टी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है अकर्मक। यहाँ पे अ से तात्पर्य है नहीं, और कर्म से मतलब होता है काम, यानी जो काम ना करता हो, जो काम को नहीं करता हो, वो अकर्मक क्रिया है। इसकी परिभाषा भी यही कहती है, ये देखते हैं। जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि इसमें कर्म नहीं होता है, यानी जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं परिभाषा। जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन रोता है, नेहा सो रही है, अंकिता हंस रही है, तो इसमें जो है वो कर्म नहीं हो रहा है, रोना कर्म नहीं हो रहा है। इन सब में जो इसका फल है, कार्य का फल है, वह कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे रोना, इसका फल जो है वो मोहन पर पड़ रहा है। सोना इसका जो फल है वो नेहा पे पड़ रहा है, और हंसना इसका जो फल है वो अंकिता पर पड़ रहा है। यानी जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिसमें कार्य नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, इनमें कोई कर्म नहीं हो रहा है और इनका फल जो है वो कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे। तो जो अब आपको हम बताने जा रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग यह आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा जो वाक्य है वो सकर्मक है और कौन सा अकर्मक है। तो देख लेते हैं, पहला जो है वो पहचान उसकी कि क्रिया पर प्रश्न किया जाए, क्या या किसको, यानी क्रिया पर प्रश्न किया जाए क्या और किसको रहे, उसमें यदि कुछ उत्तर मिल जाए, यानी जो प्रश्न किया जा रहा है उसका कुछ उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर न मिले तो वह अकर्मक है। यानी जो प्रश्न किया जा रहा है उसका उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर न मिले तो वह अकर्मक है। आइए इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसे देखते हैं सकर्मक क्रिया में, अमित पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें प्रश्न क्या है, वो क्या पढ़ता है, तो वो पुस्तक पढ़ता है, यानी इसमें प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। और दूसरा जो है अकर्मक क्रिया, इसमें क्या है, मुन्नी मुस्कुराती है, तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा, क्या मुस्कुराती है, यानी इसका जवाब हमको नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया है। यानी जिस प्रश्न का उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया, जिस प्रश्न का उत्तर न मिले वह अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान का जो दूसरा तरीका है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के आने की संभावना हो वह सकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होगी, कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता हो या फिर कर्म के आने की संभावना हो, यानी होने की संभावना हो, वह सकर्मक क्रिया होगी। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सीमा पुस्तक पढ़ती है, सीमा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर कर्म बिल्कुल ही स्पष्ट है, क्या पढ़ती है, वो पुस्तक पढ़ती है। सीमा क्या पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण है, राधा पढ़ती है,
यहाँ पर कर्म नहीं है, यानी क्या पढ़ती है नहीं पता है, यहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है, परंतु कर्म की संभावना है कि वह पढ़ सकती है, पुस्तक को भी पढ़ सकती है या कुछ नॉवेल्स पढ़ सकती है या कुछ और भी पढ़ सकती है। तो यहाँ पे संभावना है कर्म की, इसलिए यह भी सकर्मक क्रिया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान की। तो दोस्तों, इसी के साथ जो क्रिया का जो चैप्टर है ये वो यहीं पे समाप्त होता है। इस अध्याय में हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा को जाना और क्रिया के भेदों को जाना, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उनकी परिभाषाओं को भी हम लोगों ने जाना और उनकी पहचान करना भी जाना। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों के मन में क्रिया के प्रति कोई भी जिज्ञासा नहीं बाकी होगी, क्योंकि सबका उत्तर इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए, टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल, आपके इस चैनल ज्ञान विद JMD को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।